अगेन माई सेल्फ रवेश सर। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। और आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इन दिस lecture we are going to understand the various aspects of diversity of living world and those factors which help us to study the living world in a systematic manner. तो लिविंग वर्ल्ड में इतने सारे वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो उनको अगर हम लोग सिस्टमेटिकली स्टडी नहीं करेंगे तो इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तो गेट रेडी, तो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अभी आपको स्टडी करना है, सिस्टमैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद में टेक्सोनॉमी क्या होता है उसको देखेंगे, और लास्ट में नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब है वेरी लार्ज वैरायटी, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी अगर किसी चीज़ में, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। तो हैव यू आइडेंटिफाइड ये पिक्चर क्या है? तो यू मस्ट हैव एंजॉयड द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स, इजंट इट? तो फ्रूट्स में इतने सारे वैरायटीज़ हैं, यमी फ्रूट्स, कुछ जूसी होते हैं, कुछ ज़्यादा स्वीट होते हैं, कुछ सॉर होते हैं, कुछ स्वीट सॉर टेस्टी होते हैं। तो इन द सेम मैनर diversity in living organisms, your world can be defined as the large variety of living organisms which are present on earth in terms of number. तो डाइवर्सिटी नंबर के हिसाब से है। इवन फॉर्म, अगर आप वैरायटी देखोगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, अलग अलग फॉर्म्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते हैं। देन साइज, टाइनी बैक्टीरिया से लेके हमको ब्लू व्हेल तक मिलता है, विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। एंड इवन द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सीन, हैबिटेट, वो भी एकदम डाइवर्स है। पानी से लेके, हवा से लेके, ज़मीन के नीचे, अंदर बाहर, सब जगह पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो एवरीथिंग ओके, इतना सारा लार्ज वैरायटी जो है उसको हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, और शॉर्ट में उसका साइंटिफिक टर्म है बायोडाइवर्सिटी। यू कैन सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। So simple, diversity in living organism means the very large variety of living organism which is seen around us. The living world is very rich in variety. You can see, आप आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स। आपको स्नेक दिख रहा है, आपको एलिफेंट दिख रहा है, आपको पिकॉक दिख रहा है, आपको साथ में हॉर्नबिल दिख रहा है, आपको साथ में पैरट दिख रहा है, किंगफिशर दिख रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दिख रहे हैं, लिजर्ड दिख रहा है। सो व्हाट दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट? द वेरी लार्ज रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर मेक अस रियलाइज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतना सारा वेराइटी होते हुए भी दे हैव गॉट सम कॉमन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपने आसपास के एरिया में नज़र दौड़ाओगे तो विल सी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे आसपास ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे, प्लांट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, फिशेस। तो यह मशरूम है, दिस इज द काउ, दिस इज द पैरट, दिस इज द रिशिया, दिस इज द एंग्री डॉग, this is the boiler cock, this is the honeybee taking honey, nectar from the flower, this is a cockroach, one of the common insect pest. ये है cycas plant, and this is sunflower, and this is, तो पिक्चर नहीं दिख रहा है, this is earthworm, and you got the common labio rohu fish. So all these organisms which we can see very easily from our naked eye directly, they are large in size, so they are macroscopic or megascopic organisms. Macro मतलब which are large enough to be seen directly without any help of any device, और मेगा वो होते हैं जो बहुत बड़े साइज के होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया। देन अभी तो हमने देखा था जो आसपास, अगर हम लोग किसी जूलॉजिकल गार्डन या बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं तब इससे भी ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स can be seen. Wild animals can be seen, those animals which are not seen in our local area,
एंड दे आर ऑल्सो मैक्रोस्कोपिक और मेगास्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट या बायो रिजर्व आउटिंग में जाते हैं तब इससे भी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सो द रिचेस्ट यू कैन सी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं उनको, दे आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स विल बी सीन हियर एंड देयर आल्सो मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के अलावा वी हैव गॉट सर्टेन ऑर्गेनिजम्स और सेवरल ऑर्गेनिज्म विच वी कैनॉट सी। हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बिकॉज दे आर द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइक्रोसोम्स। तो यू गॉट डाइनोफ्लैजिलेट्स, यू गॉट पेनिसिलियम, फंगस है एक प्रकार का, ये बैक्टीरिया है, यह है डायटम्स है, पानी में रहता है, क्लाइमेडोमोनास ग्रीन कलर का एल्गी, यह है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप। दिस इज द फंगस, this is the euglena, the connecting link between plant and animal, and this is Spirogyra. So all these organisms are in our environment, mostly in water and soil, and they can be seen only under the microscope. तो ये भी एक अलग दुनिया है जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी आपको लार्ज वैरायटी ऑफ टाइप्स मिलेंगे आपको, कोकाई। सो दिस इज वन ऑफ द कैन सी सैम्पल पिक्चर ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया इन टर्म्स ऑफ शेप। तो पहला देखिए स्पेरिकल है, फर्स्ट कॉलम में स्पेरिकल, दूसरे कॉलम में रॉड शेप बैक्टीरिया, थर्ड में आपका कर्व्ड टाइप का बैक्टीरिया और लास्ट में आपका स्पाइरल टाइप का बैक्टीरिया है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आर सीन। इसका मतलब है लिविंग वर्ल्ड इज डाइवर्स इन एवरी एस्पेक्ट। नाउ तो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमको दिखते हैं, चाहे वो बड़े साइज के है, छोटे साइज के है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, उसे स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीशीज होते एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे पोटैटो इज वन ऑफ द स्पीशीज, ह्यूमन इज वन ऑफ द स्पीशीज, डॉग इज वन ऑफ द स्पीशीज। तो इन अब एक क्वेश्चन हमारे जब मन में आ रहा है कि कितने स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड में, क्या गैस लगा सकते हैं आप? सो डियर, द नंबर ऑफ स्पीशीज आज तक जो डिस्क्राइब हुआ है, मतलब जितने स्पीशीज हमें आज तक अर्थ में डिटेक्ट हुए हैं, दे आर अस्टॉनिशिंग 1.7 to 1.8 मिलियंस। तो 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन अर्थ जो हमने डिस्कवर किए हैं, और उनमें से मैक्सिमम आर एनिमल्स। 1.25 मिलियन एनिमल्स हैं, 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, एंड अदर्स आर माइक्रोब्स। तो रियली यू कैन सी वास्ट नंबर। और जैसे जैसे नए एरियाज को साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर रहे हैं, एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड एंड एडेड। तो ये नंबर फिक्स नहीं है, आगे चल के जितने भी न्यू डिस्कवरीज होंगे तो दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज। तो अभी हमें इतने सारे वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, और स्टडी हैपेजर्ड मैनर में नहीं करना है, इरेगुलर मैनर में नहीं करना है, साइंटिफिक तरीके से करना है, इन्हें सिस्टमैटिक तरीके से करना है। तो व्हाई इट इज नीडेड टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी सिस्टमैटिकली, और नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहला कारण है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही ह्यूज है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिजम्स वन बाय वन। सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ए डिफरेंट लोकल नेम। हर ऑर्गेनिज्म को न केवल एक ऐसी अलग अलग कंट्री में, बल्कि इन द सेम कंट्री अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम दिया जाता है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है। देन मेनी ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन रॉन्ग ग्रुप। तो वी विल अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल लेटर विच इज नॉट एक्यूरेट। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे सी हॉर्स, तो हॉर्स नहीं है, इट इज एक्चुअली फिश। So the names are very confusing. Then it is necessary to understand relationship, interrelationship between the organisms. क्योंकि every organism किसी दूसरे organism के साथ relate रहता है, ताकि इससे ये भी मालूम पड़े कि evolution कैसे हुआ।
देन ओल्ड मेथड्स जो ग्रुपिंग का है, क्लासिफिकेशन का है, वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि रॉन्ग ग्रुप्स आर क्रिएटेड. सो दैट्स वाई स्टैंडर्ड प्लान इज रिक्वायर्ड है कि इंटरनेशनल प्लान चाहिए जो हर साइंटिस्ट यूज करे. सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिज्म्स में सिमिलैरिटी के साथ साथ डिफरेंसेस भी दिखा जाता है. तो हमें प्रूव करना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन द लिविंग वर्ल्ड. तो इसके लिए देयर मस्ट बी ए सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इसके लिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है दैट कॉल्ड सिस्टमैटिक्स. तो ह्यूमन जो है, इट हैज ऑलवेज यूज्ड द बायोडाइवर्सिटी फॉर इट्स ओन बेनिफिट. तो फॉर फूड पर्पस हो गया, मटेरियल हो गया, तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रोस को यूज करते हैं. एंड इसके लिए शुरुआत से ही हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या है, इंटरेस्ट है. तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज बहुत सारे हमारे नीड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पूरे होते हैं. तो उसी से जन्म हुआ एक नया ब्रांच साइंस का. और इस नए ब्रांच को, जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग काइंड्स, उनके डाइवर्सिटी और उनका इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं इन ए सिस्टमैटिक मैनर, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स. एक न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. और सिस्टमैटिक्स के अंदर क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी आ जाता है, विच इज द वे बाय विच वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ग्रुप करना सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक स्टडी में. ना अभी हम लोग सिस्टमैटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं. तो वर्ड सिस्टमैटिक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म जिसको सिस्टमा कहते हैं. सिस्टमा सिंपली मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. तो किसी भी डेटा को या मटेरियल को जो आपको स्टडी करना है, जब उसको हम लोग सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं अलग अलग ग्रुप में, ताकि उसको ठीक से आइडेंटिफाई कर सके, उसको नेम दे सके, उसको क्लासीफाई कर सके, उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं. तो इट्स द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. तो ये तीन वर्ड आपको याद रखना है. तो जब आप सिस्टमैटिक स्टडी करते हो तो तीन बात आनी चाहिए. पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. और साथ में नेमिंग ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. तो नेमिंग भी साइंटिफिक तरीके से किया जाता है. तो रिमेंबर, सिस्टमैटिक इंक्लूड्स थ्री एस्पेक्ट्स: आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. ऑर्गेनिजम्स, और during this we have to consider their interrelationship from the evolutionary point of view. यानी कि उनका डेवलपमेंटल रिलेशनशिप जो है उसके आधार पे हम लोग आइडेंटिफाई, क्लासीफाई और नॉमेनक्लेचर देते हैं, ताकि you can see we will be able to understand the relationship between organism in a more accurate manner. So simply systematic is the branch of study of living organism जिसमें हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. तो जे सिम्पसन ने सिस्टमैटिक्स को डिफाइन किया है. सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. तो सिस्टमैटिक इज द वे बाय विच वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म इन सच ए वे so that we can compare them from evolutionary point of view. तो इससे हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटर रिलेशनशिप हमें समझ सकता है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे डेवलप हुआ है. तो वो सीक्वेंस हमें समझ आ जाती है जब हम लोग सिस्टमैटिक के तरीके से क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं. और कार्ल लिनेंस, इन्होंने ही सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था इन इस बुक कॉल्ड सिस्टमा नेचुरल. यानी कि नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने इस बुक में क्या है लिखा है. सो देयर आर देयरफॉर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स. तो पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है नॉमेनक्लेचर. तो पहले देखते हैं तीनों का बेसिक मीनिंग क्या है. तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स व्हाट? इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म on the basis of features so that it can be correctly classified and named. तो सबसे पहला स्टेप सिस्टमैटिक्स में है कि जो भी ऑर्गेनिज्म को आपको स्टडी करना है उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके फीचर्स को आपको क्या है आइडेंटिफाई करना है और इस तरह करना है ताकि उसको हम लोग प्रॉपर ग्रुप में क्लासीफाई कर सके और उसको एक प्रॉपर नाम दे सके साइंटिफिक तरीके से. Then what is nomenclature?
So nomenclature simply means naming system. It is the standard naming of living organisms such that they are known by the same name all over the world. यानी कि ऐसा नाम देना है ताकि वो नाम हर जगह पे यूज हो, यूनिवर्सल नेम, ताकि कंफ्यूजन न हो. तो इसके बारे में हमको डिटेल में बाद में स्टडी करना है. और तीसरा एस्पेक्ट है आपका क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन सिंपली मीन्स ग्रुपिंग, मतलब ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्पेसिफिक ग्रुप्स में डालना है आपको, इनटू कन्वीनियंट ग्रुप्स. और ग्रुप्स को हम लोग कैटेगरीज कहते हैं, जिसको आपको अभी समझना है. कैटेगरी किसको कहते हैं? बेस्ड ऑन डिस्टिंग्विश्ड मतलब वेरी यूनिक कैरेक्टर एंड वेल डिफाइंड लॉ. तो नियम के हिसाब से, लॉ के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे. यानी कि आइडेंटिफिकेशन मीन्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन मतलब प्रॉपर ग्रुपिंग, एंड नॉमेनक्लेचर मतलब गिविंग स्टैंडर्ड नेम. एंड ऑल दिस थिंग्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल. और ये रूल हमको अभी देखने हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी सिस्टमैटिक्स के 4 मेन एम्स हैं. यानी कि अगर हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो 4 मेन एम को सामने रख के हम लोग स्टडी करते हैं. तो पहला है, वी हैव टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड देयर कैरेक्टर. तो सिस्टमैटिक के जरिए वी विल एक्वायर द बेसिक नॉलेज अबाउट एवरी ऑर्गेनिज्म. इट्स जस्ट लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. सेकेंड है टू असर्टेन यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम टू एवरी लिविंग फॉर्म. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइनली एक साइंटिफिक नेम मिलना चाहिए, ये एम है. तीसरा है टू एस्टैब्लिश द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कौन किससे रिलेटेड है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, अमंग डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी न किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिश्तेदार है, या तो दूर का रिश्तेदारी है या तो नज़दीक का. तो ये लिंक जो है इसको सिस्टमेटिक के जरिए हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं. और चौथा है टू अंडरस्टैंड देयर इकोलॉजिकल रोल एंड मीन्स ऑफ कंजर्वेशन. तो ये भी हमें समझ में आता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल रोल नेचर में क्या है और उसको हम लोग किस तरह प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोस्फीयर, लिविंग वर्ल्ड के लिए. So in order to study the kind and diversity of living organism easily, तो बायोलॉजिस्ट ने कुछ रूल्स और प्रिंसिपल को क्या किया? स्टैब्लिश किया है. फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए. और इस ब्रांच ऑफ साइंस को नाम दिया है टेक्सोनॉमी. तो अभी हम लोग टेक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं. तो टेक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच जिसको हम लोग साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं. तो अब हम लोग देखते हैं द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉल्ड टेक्सोनॉमी. तो सिंपल मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो वर्ड टेक्सोनॉमी 2 वर्ड से डेवलप हुआ है. दोनों वर्ड ग्रीक का है. तो आई हैव शोन इट इन स्प्लिट फॉर्म. टेक्सो को रेड में रखा है, नॉमी को ग्रीन में रखा है. तो टेक्सो कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड टेक्सिस, एंड टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन. और नोमस का मतलब होता है लॉ और रूल या नियम. इनके सिंपल मतलब है जब हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं या अलग अलग ग्रुप में अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन लॉ, फिक्स लॉ, उसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी. सो दस टेक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करते हैं यूजिंग द वेल डिफाइंड रूल्स, तो उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं. तो टेक्सोनॉमी को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था, हिज नेम वाज कैरोलस लिनियस. was a Swedish biologist and he is considered the father of taxonomy. यानी कि जो भी नियम टेक्सोनॉमी के हैं तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने डेवलप किए हैं. एंड ये टर्म जो है टेक्सोनॉमी, इट वाज गिवन बाय A.P. de Candolle. He was a Swiss botanist. So he introduced the term what? Taxonomy. So both of them has contributed immensely
what the initial, you can say, scientific literature about the plants and animals. तो कार्ल लिन, इन शॉर्ट कैरोलस लिनस को कहते हैं, तो नंबर ऑफ बुक्स उन्होंने पब्लिश किया. तो वी हैव गॉट सिस्टम इन नेचुरा, सबसे पहला बुक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्पीशीज प्लानिटेरियम, फंडामेंटला बॉटनिका और जनरा प्लांटेरियम. Even Candolle has written the books Prodromus Systematics, Flori, French's Vegetable Organography, Catalogue of Planetarium Horticulture. तो इसमें System in Naturae contain all the rules of classification of what? Living organisms, species plant. Species Planetarium में plant के जितने भी species हैं उनका listing किया गया है. And Fundamenta Botanica में बॉटनी से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रूल्स हैं उन सबको उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है. सो दीज आर द, यू कैन सी, ओरिजिनल, यू कैन सी, बुक्स रिटन ऑन बॉटनी. तो टेक्सोनॉमी जो है, तो इट इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो उसके 4 बेसिक प्रोसेस है. तो टेक्सोनॉमी में 4 प्रोसेस किया जाता है. तो पहला है कैरेक्टराइजेशन. तो व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन? इट इज़ अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ characters of organisms such as external and internal character, structure of cell, development process and ecological information. तो ये इंफॉर्मेशन, ये एस्पेक्ट जो है, इसको यूज़ करके हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फिर क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं. तो सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल. क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई ठीक से नहीं करोगे तो नाम देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. एंड थर्ड एस्पेक्ट इज क्लासिफिकेशन. इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन कैरेक्टर. और चौथा एस्पेक्ट है नॉमेनक्लेचर, दैट इज नेमिंग सिस्टम. तो इट इज द स्टैंडर्ड नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच दैट ए ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो अल्टीमेटली सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी में एक डिफरेंस आ गया है कि टेक्सोनॉमी स्टार्ट्स विद कैरेक्टराइजेशन. तो हम लोग सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे कैरेक्टर्स, मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स को स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. उसके हिसाब से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई, क्लासीफाई और नेम देते हैं. तो मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी देयरफॉर इज बेस्ड ऑन 4 एस्पेक्ट. तो पहला एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा है कंपोजिशन ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, तीसरा है द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड डेवलपमेंट, एंड चौथा है द इकोलॉजिकल रोल एंड इंटरेक्शन. तो ये 4 एस्पेक्ट जो है, इन्हीं को स्टडी करके हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को नाम देते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी? तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, मेडिसिन, रिसर्च. So by this study we can identify the correct use of the particular living organism. दूसरा है to know our bioresources and their diversity in general. तो इतने सारे वैरायटी के बारे में हमें जनरल नॉलेज एक्वायर होता है. तो establish unity in diversity and interrelationship. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटर रिलेशनशिप ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म को बचाना है तो उसके लिए उससे रिलेटेड जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी आपको बचाना है. और maintain harmony and ecological balance on the earth, which is very important for the survival of the human itself. तो इसके लिए taxonomy becomes very important. अब हम देखते हैं नेमिंग कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड नेमिंग कैसे किया जाता है. तो उसके पहले सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं. नॉमेनक्लेचर किसको कहते हैं? तो इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग स्पेसिफिक नेम टू एनीथिंग. तो किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक नाम दिया है. हम सभी को बचपन में देखिए नाम दिया गया है, उस नाम के पीछे एक मीनिंग रहेगा, कुछ तो भी पर्पस रहेगा. इवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी नाम दिया है. जब हम बोलते हैं कैट तो इमीडिएटली ये फिगर हमारे सामने आ जाता है, व्हाट इज कैट, व्हाट इज डॉग. तो व्हाई नेमिंग सिस्टम, ये नॉमेनक्लेचर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन. तो नेम इज लाइक एन आइडेंटिटी. इट ऑल्सो इंडिकेट रिलेशनशिप, बिकॉज जब नाम दिया जाता है इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स, तो फीचर उससे रिलेट हो जाता है उस चीज़ से. और सबसे इंपॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ नेम वी कम्युनिकेट ईच अदर. तो इन ए क्लासरूम आपको टीचर आपके नाम से बुलाती है तो इमीडिएटली सबको मालूम पड़ता है कि हु इज़ बिन कॉल्ड. सो दैट्स वाई नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
फिर नॉमेनक्लेचर के तीन मेन टाइप्स है। एक है वर्नैकुलर नेमिंग। वर्नैकुलर मतलब होता है लोकल नेम। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सबसे पहले नाम पड़ता है वो लोकल लोग देते हैं, तो उसको वर्नैकुलर नेमिंग कहते हैं। तो उसका ड्रॉबैक्स है। दूसरा तरीका है साइंटिफिक नेमिंग। लेकिन जो नेमिंग यूनिवर्सल है वो है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का एक मॉडिफिकेशन है, जिसको आपको डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग बाद में। अभी वर्नैकुलर नॉमेनक्लेचर का प्रॉब्लम क्या है? तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट लोकल नेम से पुकारा जाता है, तो इससे होता है कंफ्यूजन। क्योंकि नॉट ओनली इन ए पर्टिकुलर कैन से स्टेट, इवन कंट्री में किसी भी फ्रूट वेजिटेबल का नाम अलग अलग रहता है, और पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो नेम इज वेरी डाइवर्स फॉर द सेम थिंग, तो उससे कंफ्यूजन होता है। और इससे फिर कम्युनिकेशन में आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, तो उससे कंफ्यूजन होता है। एंड दैट्स वाई लोकल नेम्स आर नॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सो देयर आर सर्टन नेम्स विच आर कंफ्यूजिंग। जैसे स्टार फिश, फिश नहीं है, वो तो एक इकाइनोडर्म है। और कटल फिश, वो भी फिश नहीं है, वो एक मोलुस्का कैटेगरी का है। ये देखिए एक कटल फिश है, तो इट इज नॉट ए फिश। देन सी हॉर्स, अमेजिंग, तो सी हॉर्स इज एक्चुअली ए फिश, तो हॉर्स नहीं है। फिर सिल्वर फिश इज ऑल्सो नॉट ए फिश, इट इज एन इंसेक्ट। एंड जेलीफिश इज ऑल्सो नॉट ए फिश, इट इज ए सिलेंड्रिक। सो द कॉमन नेम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले दिए, तो उससे कंफ्यूजन होता है। फिर एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग नेम होते हैं अलग अलग एरिया में। जैसे दिस इज ए स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो इंग्लिश में बोलते हैं, तो मराठी में कहते हैं इसको रताड़ू, बंगाली में इसको मीठा आलू कहते हैं, और हिंदी में इसी को शकरकंद कहते हैं। तो इफ ए पर्सन who knows Marathi does not know Hindi, तो he will be confused, isn't it? या जिसको इंग्लिश मालूम है उसको बाकी लैंग्वेज मालूम नहीं है, तो he will be confused, okay, although the other person will be talking about the same thing. लेकिन so this problem is solved. The scientific name of sweet potato is called Ipomea batata, which is the universal name of sweet potato. तो आपको अभी समझना है कि ये यूनिवर्सल नेम कैसे दिया जाता है। So how to solve the problem of vernacular और local names? तो बायोलॉजिस्ट उन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल या इंटरनेशनल कोड को एक्सेप्ट किया है, ताकि हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे सकें। और जो सबसे कॉमन यू कैन सी मेथड हम लोग यूज करते हैं वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाई मीन्स टू, नोमिया मतलब टर्म, एंड नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम के हिसाब से, तो सबसे पहले यह सिस्टम जो है प्लांट्स और एनिमल्स के नेम्स को डेवलप करने के लिए डेवलप हुआ था। तो जोलॉजिकल नेम मतलब एनिमल नेम्स जो है उसके रूल्स दिए गए हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और बॉटनिकल नेम के लिए है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICZN फॉर एनिमल नेम, zoological name, and ICBN for plant name, that is botanical name. Now recently botanical names के लिए एक दूसरा एकेंसी कोड डेवलप हुआ है, इसको न्यू सेंजन कोड कहते हैं, चाइना में ये डेवलप हुआ है। उसको कहते हैं ICNAFP, इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगा एंड प्लांट्स। क्योंकि पहले एल्गी एंड फंगा बोथ वर इंक्लूडेड इन प्लांट्स, तो अब एल्गी और फंगा प्लांट्स दे आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स, 3 डिफरेंट किंगडम्स है। तो इसके लिए उसको स्टडी अलग अलग लेवल पे करना पड़ता है, तो इसके लिए रूल्स डिफरेंट होने चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स, उसको किस पर्सन ने डेवलप किया। तो सिंपल मतलब होता है टू टर्म नेमिंग सिस्टम। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है टू टर्म नेमिंग सिस्टम। So it is a system of giving universal scientific name to an organism using 2 words or 2 terms। जिस तरह एक पर्टिकुलर पर्सन का भी नाम जो होता है 2 टर्म होता है, एक तो उसका नाम और दूसरा सरनेम। जैसे माई नेम इज रवेश रोहेकर, तो रवेश इज माई फर्स्ट नेम एंड रोहेकर इज माई सेकेंड नेम। तो हम लोग देखते हैं कि स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम जो इपोमिया बटाटा है, तो वो कैसे डेवलप हुआ।
तो स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम है इपोमिया बटाटा। तो इसमें इपोमिया रिप्रेजेंट वन वर्ड, फर्स्ट वर्ड, एंड बटाटा रिप्रेजेंट द सेकेंड वर्ड। तो इपोमिया इज द फर्स्ट टर्म जो जेनरिक नेम कहा जाता है, विच इज द नेम ऑफ द जीनस। तो ये पोटैटो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है, जीनस को बिलोंग करता है, वो है इपोमिया। तो इट इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर नाउन। एंड ये जो बटाटा है विच इज द सेकेंड टर्म, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद में वो जिस जीनस को बिलोंग करता है उससे फर्स्ट टर्म, और जिस स्पीशीज को बिलोंग करता है उसका सेकेंड नेम। और स्पीशीज जो है इट इज एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव या स्पेसिफिक एपिथेट। तो फर्स्ट नेम इज लाइक ए नाउन एंड सेकेंड नेम इज लाइक द एडजेक्टिव, मतलब क्वालिटी। एंड दिस नेम system was also developed by Carolus Linnaeus. He is although called the father of taxonomy, जो हमने पहले ही स्टडी किया। तो कैरोलस लिनेयस ने सबसे पहले अपना नाम ही शॉर्ट किया, अपने नाम को उन्होंने कार्लिन की तरह लिखना चालू किया, और फिर ये सिस्टम उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सबसे पहले अभी हम लोग बेसिक रूल्स देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो सबसे पहले हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, और उसके बाद में उसके जो दो साइंटिफिक नेम हमको यूज़ करना है उसको लैटिन में लिखा जाता है या ग्रीक में लिखा जाता है। तो पहला नेम जो है वो जीनस से आना चाहिए, उसको जेनरिक नेम कहते हैं जो प्रॉपर नाउन है। और सेकेंड वर्ड जो है वो स्पीसीज नाम से आता है, वो जो एडजेक्टिव है या एपिथेट कहा जाता है। और ईच वर्ड, दोनों वर्ड जो है उसमें मिनिमम 3 या मैक्सिमम 13 लेटर होने चाहिए, 3 से कम नहीं और 13 से ज़्यादा नहीं। तो वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट इन द वर्ड इफ इट हैपन्स लाइक दैट। फिर जेनरिक नेम विल ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल। तो जीनस का नाम जो है सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट होगा, बाकी सब लेटर्स स्मॉल, और स्पेसिफिक नेम जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। फिर दोनों नाम को इटलाइज किया जाता है जब प्रिंट किया जाता है। तो प्रिंटिंग में बोथ द वर्ड्स आर इटलाइज्ड, और अगर हम लोग लिखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट में, मतलब हाथ से जब लिखते हैं, हैंड रिटन लिखते हैं, तब दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और लास्ट में वी कैन इवन इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ द ऑथर, जिस पर्सन ने इसको डिस्क्राइब किया इस ऑर्गेनिज्म को, उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एज ए थर्ड टर्म, और इसको साइटेशन कहते हैं। तो दिस इज नॉट कंपल्सरी। सो एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू लिन, तो हम लोगों ने साइटेशन बाद में ऐड किया एज ए थर्ड टर्म। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम लोग मैंगो का सबसे पहले साइंटिफिक नेम देखेंगे और बाद में हमारा खुद का साइंटिफिक नेम देखेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि दोनों साइंटिफिक नेम को लैटिन में लिखना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस का नाम है। तो मैंगो का जीनस है मैंगीफेरा। मैंगीफेरा इज द लैटिन वर्ड फॉर मैंगो, एंड जीनस ऑफ ह्यूमन इज होमो। होमो का ही मतलब होता है ह्यूमन। तो होमो इज द लैटिन टर्म फॉर ह्यूमन एंड मैंगीफेरा इज द लैटिन टर्म फॉर मैंगो। देन सेकेंड वर्ड शुड बी द नेम ऑफ द स्पीशीज। तो मैंगो बिलोंग्स टू द स्पीशीज इंडिका। इंडिका का मतलब होता है इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन, मतलब भारत का प्रोड्यूस है, भारत में पाया जाता है। और ह्यूमन का जो स्पीशीज का नाम है वो सेपियन। सेपियन का मतलब होता है वाइज थिंकिंग। तो इसके लिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है वाइज थिंकिंग मैन। फिर फोर्थ रूल है कि दोनों वर्ड्स देखिए तो वो 3 से ज़्यादा है और 13 से कम है। यू कैन काउंट एंड चेक। फिर जेनरिक नेम विल स्टार्ट विथ कैपिटल। तो आपको मैंगीफेरा को इस तरह लिखना है कि खाली पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक नेम है उसको स्मॉल में लिखना है। सिमिलरली ह्यूमन में, होमो में पहला लेटर एच लिखना है, बाकी सब लेटर स्मॉल अकॉर्डिंग टू रूल। और दोनों नेम को आपको अभी इटलाइज्ड करना है अगर प्रिंटिंग करेंगे, या सेपरेटली अंडरलाइन करना है हैंड रिटन। तो वी हैव रिटन बोथ द नेम्स इन इटलाइज्ड मैनर, मैंगीफेरा इंडिका, एंड फॉर ह्यूमन इट इज होमो सेपियन। एंड द लास्ट इज द नेम ऑफ द ऑथर। इन दोनों ऑर्गेनिज्म को कैरोलस लिन ने ही डिस्क्राइब किया था,
इसके लिए नाम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका लिन और ह्यूमन का नाम हो जाएगा होमो सेपियन लिन। अगर हम हैंड रिटन करते हैं तो हमको अंडरलाइन करना है। तो लास्ट लाइन में मैंने इस तरह शो किया है कि वी हैव हैंड रिटन, सो दैट्स व्हाई वी हैव अंडरलाइंड। So this is the illustrated example of the rules of binomial nomenclature. चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। लिन्स ने और एग्जाम्पल लिए थे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कॉकरोच का जेनरिक नेम है पेरीप्लेनेटा एंड स्पेसिफिक नेम है अमेरिकाना। पोटैटो का है सोलैनम टुबेरोसम। नाइट शेड का है सोलैनम निग्रम। टोमेटो का है सोलैनम लाइकोपेरसिकम। ब्रिंजल इज सोलैनम मेलोंगेना। लाइन का है पैंथेरा लियो। टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस एंड लिपर्ड का है पैंथेरा पार्डोस। एंड अबाउट 90% ऑर्गेनिज्म जो आज हमें मालूम है उनको लिन ने ही नाम दिया है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड यू कैन सी बाय फॉर टुडे एंड वी विल सून सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो बाय फॉर नाउ, गुड डे।